अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से बाकायदा फैसला कर लिया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के ऊपर अगले हफ्ते क्या फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई और इमरान खान की कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा से डील की खबरें आ रही हैं, क्या वाकई कोई डील होने जा रही है, इस पे बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, अहम फैसले भी किए गए। तो आगे जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए लाहे अमल क्या होगा, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से। इस पे आपके इल्म में है, मैंने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया, बल्कि पाकिस्तान के जो बाकी मीडिया के इदारे हैं उन सब ने भी ये रिपोर्ट किया था। जब बुशरा बीबी को जमानत पे रिहाई मिली थी, उसके बाद ये कहा गया था कि बुशरा बीबी एक डील के नतीजे में वो रिहा हुई है, और डील ये थी कि वो कोई रियासत के खिलाफ कोई दोबारा से इस तरह के वो कोई कार्रवाइयां नहीं करेंगे। जो पीटीआई बतौर सियासी जमात के तौर के ऊपर भी एहतजाज और इंतशार की सियासत नहीं की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी कि बुशरा बीबी जो तमाम पार्टी के जो वर्कर्स हों या जो रहनुमा हैं उनको मुत्तहिद रखते हुए कुछ अरसे तक सियासी एक्टिविटीज खासतौर के ऊपर पीटीआई की ये जो जलसे जुलूस और इस्लामाबाद का हर महीने तकरीबन अब जो है वो किया जा रहा है, नाटका बंद किया जाता है, इस तरह का कोई नहीं होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि बुशरा बीबी रिहा हुई, वो बनी गाला से अपना साजो सामान उठाते हुए वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो गई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू कर दी। पार्टी की जो मीटिंग्स हैं वो उन्होंने चेयर करना शुरू कर दिए, उसके साथ साथ जो अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। और फिर जो इमरान खान की फाइनल कॉल थी एहतजाज की 24 नवंबर की, उसके लिए उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसको उन्होंने वो चेयर किया, तमाम जो पार्टी के अराकीन थे, जो मुंतखब अराकीन थे, उनसे कहा कि वो 5-5 हजार 10-10 हजार या जितने भी उनको बंदे जिम्मे लगाए थे वो साथ लेके आएंगे। ये सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी बुशरा बीबी ने वो की। फिर ये समझा जा रहा था कि बुशरा बीबी ये सिर्फ एक महज ये पॉलिटिकल एक गिमिक हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएंगी। फिर हमने देखा कि जो 24 नवंबर को पीटीआई की जो एक शुरू हुई एहतजाज की जो रैली इन्होंने शुरू की थी पेशावर से, उसको लीड ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था बुशरा बीबी खुद करेंगी। बुशरा बीबी ने किया, संजानी के मकाम के ऊपर नहीं रुकी, डी चौक आ गई। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। तो उस ये तमाम तर जो ये जो सूरत हाल हुई है, उसके बाद जो मेरी इतलात हैं हुकूमत और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से अब ये बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया गया है कि ये जो बुशरा बीबी ने धोखा दिया है खासतौर के ऊपर उनकी रिहाई के बाद के वो कोई इस तरह की ना ही कोई विफाक के ऊपर चढ़ाई और ना ही कोई इंतशार और तसादुम की सियासत को वो आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने तो इमरान खान से भी दो हाथ आगे, ना सिर्फ ये कि वर्कर्स को वो लेके यहाँ पे डी चौक पे आ गई, बल्कि पूरा जो सरकारी मशीनरी थी और तमाम तर जो सरकारी वसाइल थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, उसको इस्तेमाल करते हुए विफाकी फोर्सेस के ऊपर उन्होंने टीयर गैस भी किया, उन्होंने बाकी जो पथराव और ये सारा कुछ किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो ये अब फैसला कर लिया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ जो हुकूमत है उनकी तरफ से कि अब इनके ऊपर मजीद कोई वो नहीं किया जा सकता एतमाद। और इस हवाले से ये मेरी जो इतलात हैं कि इनको अब दोबारा से गिरफ्तार करने के हवाले से एक फैसला कर लिया गया। अब उनको वो किस हवाले से गिरफ्तार किया जाता है, इसके लिए दो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो मेरी इतलात हैं कि बुशरा बीबी की जो पहली डील या उनको छोड़ने के हवाले से भी यही था कि इन्होंने फिर जो एक मेन केस है इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस वाला, उसमें इनको वैसे ही सजा होनी है क्योंकि उसमें ये मरकजी मुलजिम है इमरान खान के साथ। तो ये एक सीबीएम के तौर पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर के ऊपर इनको जो रिहाई हुई थी, और उस दौरान ये भी टेस्ट कर लिया जाएगा कि क्या ये अपने जो ये जो डील है या जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक ये उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए रहती हैं या नहीं रहती। तो ये साबित हो गया कि वो जो एक सीबीएम के तौर के ऊपर इनको वो किया गया था, ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरी। तो मेरी इतलात यही है कि इनको अब आने वाले चंद दिनों में जो है वो इसके हवाले से कोई गिरफ्तारी का कोई वो हो सकता है। नैब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एक जो दरखास्त है वो दायर की जा रही है कि 190 मिलियन
पाउंड जो केस है इमरान खान, उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस हवाले से इन्होंने कोई 30-32 के करीब जो समातें हो चुकी हैं जो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो लीगल टीम थी वो डिलेइंग टैक्टिक्स करते हुए जो एक लीगल प्रोसीजर था उसको मुकम्मल नहीं करने दे रहे थे और जो जिरा थी प्रोसिक्यूटर के ऊपर या मेन जो इसमें तफ्तीशी अफसर थे उसके ऊपर वो पीटीआई मुकम्मल नहीं कर रही थी इमरान खान की जो लीगल टीम है। तो अब ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया जाएगा और उसके साथ साथ जो फिर इनके मुख्तलिफ और जो केसेस हैं उसमें भी नाकाबिले जमानत वारंट जो गिरफ्तारी है वो जारी किए जा रहे हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि अब दोबारा से बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और अब वो जो पहले एक वो किया जा रहा था इनके साथ एक कि वो एक खातून होने के नाते उनको जो ये रियायत दी गई थी वो नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने पूरा ना सिर्फ ये कि रियासत के ऊपर चढ़ाई की बल्कि उसके साथ साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। तो आने वाले दिनों में ये दोबारा से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जो है वो खबर दोबारा से आ सकती है और इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो भी सख्त नाला हैं बुशरा बीबी के रवैये से, जिस तरह वो उन्होंने धमकी आमेज, गालम गलोच, बेगैरत, बेशरम और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो पंजाब के जितने भी लीडर्स थे कि वो लोग नहीं लेके आए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने जो बातें की और जो उनके साथ जब ये 26 नवंबर को वापस गए मानसेरा, वहां पे उनके साथ जो लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर के साथ, तो ये तमाम तर वो जो बातें हैं कि इवन जो पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है या लीडरशिप है, दस्तयाब जो क्यादत है वो भी सख्त नाला है और बिल्कुल जो बुशरा बीबी और फिर उसकी तरफ से उसके साथ साथ जो दूसरी साइड से अलीमा खान है, इन दोनों की तरफ से ये जिस तरह तहकमाना लहजे में और जिस तरह वो डील किया जा रहा है उनकी तरफ से पार्टी की लीडरशिप को, तो वो भी ये अब बिल्कुल नाखुश हैं जो बुशरा बीबी से जिस तरह से वो पार्टी को चला रही हैं। बहरहाल इस हवाले से अगर कोई इस तरह का ये जो आने वाले दिनों में कोई इकदाम उठाए जाते हैं बुशरा बीबी को गिरफ्तारी के हवाले से, तो इसमें मैं समझता हूं कि ये जो दस्तयाब क्यादत है वो भी चाहे वो पब्लिकली वो इस तरह की कोई बातें करें, लेकिन ये नहीं होगा कि वो जिस तरह एक रेजिस्टेंस शो कराई जाती है या जिस तरह इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी उसके ऊपर वो शो कराई गई थी, ये इस तरह का जो मेरी इतलात हैं कि वो नहीं होगा और ये दस्तयाब जो क्यादत है वो बाकायदा खुश होगी, पब्लिकली नहीं तो दिली दिल में एटलीस्ट वो खुश होगी। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। उनको ये एक खबरें आ रही हैं कि अगले हफ्ते उनके ऊपर जो इंडाइटमेंट है या उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है या नहीं है? ये कल जो सेनेटर फैसल वाडा हैं उन्होंने एक टीवी टॉक शो में ये बात और ये जो इंकशाफ किया है कि जनरल फैज हमीद के हवाले से तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है और अगले हफ्ते उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म आयद करने के बाद ही बाकायदा तौर के ऊपर ये कोई भी अगर वो लीगल जो प्रोसीजर वो उसमें फिर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाता है। तो मेरी जो मैंने आपको इल्म में होगा कि इस हवाले से जो मुख्तलिफ वीलॉग्स किए हैं और जनरल फैज हमीद के हवाले से जो अपडेट्स दी थी, पहले भी आपको ये बताया था क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि 24 ये जो नवंबर था उस तक जो जनरल फैज हमीद का फैसला सुनाया जाएगा। फिर ये कहा गया कि उनका फैसला मुकम्मल हो चुका है, वो महफूज किया जा चुका है और किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। मैंने फिर 2-3 दिन पहले अपना वीलॉग में जो अपडेट थी वो बताई थी कि जनरल फैज हमीद का जो फैसला है या ये जो प्रोसेस है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, ये फरवरी से पहले किसी तौर के ऊपर भी मुकम्मल नहीं होगा। और इस हवाले से अब जो ये जो फैसल वाडा ने ये इंकशाफ किया है इसके हवाले से भी मैंने ये जो मालूमात लेने की कोशिश की, तो मेरी जो इतलात के मुताबिक अभी तक जनरल फैज हमीद का बाकायदा जो अटॉर्नी या जो उनका कोई वकील है वो भी मुकर्रर नहीं हुआ और वही जो फील्ड जो समरी एविडेंस का जो एक स्टेज है उसी के ऊपर ही, क्योंकि ये जो इनके जो तहकीकात या तफ्तीश या ये की जा रही थी जनरल फैज हमीद से नए इंकशाफात हुए थे, उस बुनियाद के ऊपर ये जो समरी एविडेंस का जो प्रोसेस था वो लेंथी हो गया और उसी बुनियाद के ऊपर ये जो अब इनका अभी तक बाकायदा तौर के ऊपर वो जो कोर्ट होता है तश्कील किया जाता है 3 रुकनी, जिसमें मेजर जनरल एक का उसकी सरबराही करेंगे, वो अभी तक नहीं बनाया गया। उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू होगा, फैसला डे टू डे बेसिस के ऊपर उसकी समाअत होगी
और उस ये जो फैसला होगा मेरी इतलात के मुताबिक कि जब ये बाकायदा तौर के ऊपर इनका ट्रायल शुरू हो गया फिर 1 महीना भी नहीं लगेगा, और ट्रायल शुरू होने के बाद फिर ये कि फैसला आएगा तो उसकी अपील, ये एक एपलेट फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा 3 रुकनी ही किसी और मेजर जनरल की सरबराही में, वो उस फैसले के खिलाफ जो है वो उसकी अपील सुनेगा। अगर इनको सजा होती है और सजा अगर बरकरार होती है तो फिर फाइनल स्टेज जो होगी वो आर्मी चीफ उसका जो है वो उसके ऊपर अपील के ऊपर फैसला करेंगे कि सजा को बरकरार रखा जाए या मुअत्तल कर दिया जाए। तो ये जो फौजी जो ट्रायल होते हैं उसमें 2 स्टेजेस इनके पास ये होती हैं, और फिर उसके आगे जो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो टोटल कुल मिला के 5 इनके पास फोरम्स होते हैं जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से, अपील के हवाले से। बहरहाल इस पे जो मेरी इतलात हैं कि जनरल फैज हमीद का अभी तक जो वो इंडाइटमेंट के हवाले से भी ये जो फैसल वार्डा ने कोई वो किया है इसके ऊपर कोई कंफर्म खबरें नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। ताहम ये जो समरी एविडेंस का प्रोसेस है ये तकमील के तकरीबन मराहिल में है, और उसके बाद वही होता है कि ऑब्वियसली फिर इनकी जो इंडाइटमेंट होगी और उसके बाद फिर बाकायदा ट्रायल होगा। तो ये मुतवक्के हो सकता है कि इस दिसंबर में ही इनकी जो है वो इंडाइटमेंट हो जाए, और उसके बाद फिर वो जो ट्रायल और फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा एपलेट जो ट्रिब्यूनल और फिर उसके बाद जो आर्मी चीफ का, तो जो मेरी इतलात के मुताबिक ये फरवरी या मार्च में जाके जनरल फैज हमीद को इनका जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ जराए से ये भी पूछा कि जनरल फैज हमीद इस टाइम उनको वो किस हालत में है, क्या जिस तरह सिविलियन जो प्रिजनर्स होते हैं उसी तरह उनको रखा गया है, या फिर इनके लिए जो फौजी जो इस तरह के अक्यूज होते हैं उनके लिए कोई अलग से प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से जो मेरी मुख्तलिफ 2-3 सीनियर लेवल की जो उनसे बात हुई तो वो ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद के हवाले से एक तो ये कि वो अभी वो मुजरिम नहीं है, वो अक्यूज है, मुलजिम है, तो अभी उनकी जो वो ट्रीटमेंट है वो एक मुजरिम वाली नहीं, ताहम वो अक्यूज हैं तो उनको एक लिमिटेड उसके साथ इनको रखा गया है। एक बाकायदा रूम है जिसमें बाकी वो आम जो सहूलियात हैं, खाना पीना जो उनके स्टेटस के मुताबिक वो दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो एक सहूलियात जिस तरह इमरान खान को एक मुजरिम होने के नाते भी जिस तरह की वो सहूलियात दी गई, 7 बैरक्स दिए गए, उनको एक्सरसाइज मशीनें दी गई, बाकी जितनी सहूलियात इमरान खान को दी गई, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो इमरान खान से उनकी वकला की टीमें, उनके जो सियासी लीडरान हैं वो मिल रहे हैं, उस तरह की सहूलियात जनरल फैज हमीद को नहीं दी गई हैं। और ये एक डिफरेंस है जो एक इमरान खान और जनरल फैज हमीद के हवाले से कि जनरल फैज हमीद को बुनियादी जो सहूलियात, खाना पीना, रिहाइश के लिए एक कमरा बेहतर जो है वो दिया हुआ है। उसके अलावा जो फिर मेरी जो इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद को 2 दिन के बाद सिर्फ 2 मिनट दिए जा रहे हैं। एक अपनी जो फैमिली है उनसे कॉल के हवाले से सिर्फ 2 मिनट कॉल कराई जाती है, उनकी जो खैर वफियत है वो बताई जाती है, उससे ज्यादा वो बात नहीं कर सकते, ना किसी से मुलाकात और ना ही किसी अपने जानने वाले से उनको कोई मुलाकात की इजाजत है। फिलहाल जो सिर्फ टेलीफोनिक उनसे जो राब्ता कराया जाता है फैमिली से हर दूसरे दिन 2 मिनट के लिए। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या ये जो जनरल फैज हमीद का जो मुख्तलिफ जराए से कि ये जो जनरल फैज हमीद के हवाले से ये जो एक बताया गया था कि उनकी सेहत जो है वो कुछ खराब हुई थी, वो इस हवाले से मुझे जो जराए हैं उन्होंने यही बताया कि शुरू में इनको कोई डिप्रेशन का और एंजाइटी का वो हुआ, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हैं। अभी रिसेंटली जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद को ये भी बताया गया कि उनके यहाँ नवासा पैदा हुआ है, और इस हवाले से भी उनको ये खबर वही जो 2 मिनट की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उसी के दौरान ही बताई गई थी। उससे ज्यादा इनको कोई ना ही कोई तफसीलात और ना ही कोई इस हवाले से कोई डिस्कस करने दिया जाता है। बहरहाल जनरल फैज हमीद का जो फैसला है वो मुतवक्के वही फरवरी या मार्च में होगा। इस पे मजीद जो अपडेट वगैरह जितनी भी होगी वो मैं वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई और इमरान खान की कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की दोबारा से खबरें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो खासतौर पे जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, एक बार फिर से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैकडोर राब्ते किए गए। बैरिस्टर गोहर को इजाजत दी गई कि वो इमरान खान से जाके मिलें, अली अमीन गंडापुर को इजाजत दी गई कि वो इमरान खान से जाके मिलें, और ये जो कॉल दी गई थी फाइनल उसको मुलतवी करने के हवाले से तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लचक दिखाई जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है।
कि कोई बैकडोर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान के साथ। फिर ये भी तासुर दिया जाता है कि शायद जो ट्रंप है उसकी जब वो ओथ लेंगे तो उससे पहले पहले ये हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को रिहा कर सकती है। इस हवाले से जो मेरी इतलात है और जो मैंने मुख्तलिफ जराए से बात की है कि क्या वाकई कोई इस तरह की बैकडोर कोई बातचीत या कोई जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई मुतवक्के तौर के ऊपर कोई डील हो सकती है ट्रंप को आने से या उसकी हुकूमत आने से पहले ही कोई इस तरह का कोई वो हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त हो सकती है। तो मेरी जो इतलात हैं और सीनियर जराए से बात हुई तो वो ये बताते हैं कि कोई इस हवाले से ना ही चांस है जो पीटीआई की तरफ से, और खास तौर के ऊपर जो इमरान खान और उनके जो ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया से जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह का जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाता है, तो ये कोई अगर ये कोई तवक्को कर रहे हैं कि ये इमरान खान के साथ कोई डील होगी तो इस हवाले से कोई चांस नहीं है। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या कोई ट्रंप के आने से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कोई वो हो सकता है इमरान खान की रिहाई का कोई बंदोबस्त या किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट करने के हवाले से। तो मेरे जराए ये बताते हैं कि इस हवाले से भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ट्रंप चाहे जो कुछ भी करे, ये जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं और खासतौर के ऊपर इमरान खान मुख्तलिफ केसेस की उसमें बंद हैं, तो उसका फैसला हुकूमत ने नहीं करना होता बल्कि अदालतों ने करना होता है और अदालतों की तरफ से ही इमरान खान का फैसला होगा। इसलिए ट्रंप पाकिस्तानी कोई जो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट को कोई अगर दबाव में डाल सकते हैं तो अदालतों को या अदलिया को कोई भी जो बैरून जो कुव्वत होती है वो दबाव में बिल्कुल नहीं डाल सकती। इसलिए इमरान खान के साथ एक तो ये कोई डील के हवाले से कोई वो नहीं है और ना ही ट्रंप के दबाव की वजह से इमरान खान को छोड़े जाने के कोई इम्कानात हैं। इस हवाले से जो फिर मैंने मुख्तलिफ और लोगों से बात की कि क्या वाकई माजी को देखते हुए जिस तरह हमने देखा कि नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया था सऊदी अरब की गारंटी पे और सऊदी अरब भेजा गया था, क्या इमरान खान के हवाले से भी जिस तरह ये कहा जाता है कि बरतानिया काफ़ी मुतहरिक है, उसके साथ साथ अमेरिका भी काफ़ी मुतहरिक है, उनकी तरफ से करारदादें आई, लेटर्स लिखे गए, तो क्या इमरान खान को बरतानिया और अमेरिका की गारंटी के ऊपर किसी दूसरे मुल्क भेजा जा सकता है? तो उस पर जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि कोई इस हवाले से फिलहाल कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं है। और जहां तक बात है कि क्या इमरान खान वापस दोबारा इक़्तिदार में या फिर जो एक सियासी तौर के ऊपर मुतहरिक रोल या किरदार अदा कर सकते हैं, तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि जो कुछ इमरान खान ने किया है ये उसका अशर अशीर भी नहीं जो बाकी सियासतदानों ने किया था। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सियासतदानों का अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी का देखा जाए, भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से समझा जाता थे कि भुट्टो साहब बड़े क्लोज थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वो एक दोबारा से ट्रस्ट गेन करने का अभी तक जो उनकी फैमिली है और उनके खानदान है वो ट्रस्ट नहीं गेन कर सके, जो कि एक जेन्युइनली होता है। इसी तरह नवाज शरीफ के हवाले से भी यही कि वो जितना ज्यादा उनको समझा जाता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक ट्रस्ट लेवल होता है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो दोबारा से वो डेवलप नहीं हो सका नवाज शरीफ के ऊपर। वो कि उनकी पार्टी या उनके भाई के हवाले से ये इक़्तिदार में है, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ एज ए पर्सन उनके ऊपर वो नहीं है। हमने देखा है कि ये जो इवन 2024 के इंतखाबात थे उसमें भी यही कहा गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जो नेक्स्ट वजीर आजम होंगे वो नवाज शरीफ ही होंगे, लेकिन फिर हमने देखा है कि वो इस तरह का नहीं हुआ। तो इमरान खान ने जो कुछ किया है उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल जो एक मेमोरी होती है वो बड़ी देर तक कायम रहने वाली होती है। और ये एक मिलिट्री जनरल से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जो फौज का जो डीएनए है वो आगे की जनरेशंस तक ट्रेवल करता है। जो इमरान खान ने जिस तरह ट्रीट किया है जो फौज को और जिस तरह टारगेट किया है, उसके बाद जो आने वाले भी जनरेशंस हैं फौज की, जो खासतौर के ऊपर जो लीडरशिप रोल के हवाले से कोई भी इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान के साथ कोई डील हो सकती है और उसके बाद फिर ये दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं, ये फिलहाल एटलीस्ट पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। तो ये इमरान खान के हवाले से जो डील की ये जो बातें नजर आ रही हैं, गो कि ये कोई परमानेंट कोई इस तरह का हमेशा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो इक़्तिदार में वापस आना इमरान खान का एज ए पर्सन या एज ए लीडर वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से बहरहाल मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी इमरान खान की कोई डील के हवाले से या कोई इस तरह की आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने
ये भी तकाजा किया था कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए और 26वीं आईनी तरमीम उसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। उस हवाले से भी जो कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, ये एक जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। एक तो ये कि जुडिशल कमीशन की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि मीटिंग ना बुलाई जाए वो भी बुलाई गई। अहम फैसले भी किए गए। सिंध हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मजीद नाम जो है वो नामजद किए और उनको मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके लिए भी एक नए जज को वो किया गया है। साथ साथ ये भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये तकाजा किया गया था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, ये जस्टिस याया अफरीदी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए, उसकी समाअत के लिए इसका फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो कमेटी है वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इस हवाले से आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए भी कहा कि ये जो बच्चों के हवाले से जो एक आइन का आर्टिकल था उसके हवाले से जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे। मैं तो अब इसके हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंटरप्रिटेशन या उसके हवाले से कोई काम नहीं कर सकता। मेरे साथ जस्टिस जमाल मंदोखैल बैठे हैं, उम्मीद है वो इसको टेकअप करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है वो उसको करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो डेस्परेशन है वो बिल्कुल नजर आती है। वो सिर्फ ये कि उनके खतूत में नहीं, अब वो मुख्तलिफ तकारीब में भी इस तरह की बातें करते हैं। आम जो केसेस होते हैं उनकी समाअत के दौरान भी वो जो उनकी डेस्परेशन है वो नजर आती है, जो रिमार्क्स देते हैं। तो इस हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे जज थे, जो थ्रू आउट उनका जो करियर था, उनकी जजमेंट्स पढ़ने के लायक होती हैं। लेकिन जो एक ओहदे के लिए कि वो उनको मिल जाता, उसके लिए जिस तरह उन्होंने वो एक रिएक्ट किया था या एक्ट किया था, 12 जुलाई का फैसला, वो उनको इतने बड़े एक अहम ओहदे से उन्होंने महरूम किया खुद को। अच्छे जज जो है पाकिस्तान की जो अदलिया है उससे महरूम होगी। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।